नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसके साथ-साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान का। इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के विकास को लेकर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण अधिनियम जो कि ब्रिटिश शासन काल में आए थे। और उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान की संविधान सभा के बारे में, फिर प्रस्तावना के बारे में और अनुच्छेद के बारे में उस समय, और उसके बाद पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में। इस प्रकार से हम लोग पूरा संविधान एक बार में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे उसको। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था भारतीय संविधान का विकास का पार्ट फर्स्ट था, वो जो हम लोग इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का जो विकास है उसका क्या कालक्रम था, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान के विकास को दो भागों में रखकर पढ़ रहे हैं। पहला भाग हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के अंतर्गत, जो कि सन 1773 से लेकर 1853 तक रहेगा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का शासन रहेगा 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इस तरह से हम दो भागों में विभाजित करके भारतीय संविधान के विकास को समझेंगे। आज हम लोग इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था सन 1773 से लेकर 1853 तक, उसके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्ट्स आए और उन एक्ट से हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है, इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग प्रारंभ करेंगे 1600 ईस्वी के राजलेख से। 1600 ईस्वी के राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय कंपनी में कुल 217 भागीदार थे। ठीक है, 217 लोगों ने मिलकर कंपनी को खड़ा किया था। और ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के या ये कहे कि पूर्वी क्षेत्रों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया था। जो इसमें 217 भागीदार थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनकी कुल पूंजी उस समय 30,133 पाउंड हुआ करती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की देखभाल के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था, जिसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था और एक उप गवर्नर था। इस तरह से हम लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, उसके पास व्यापार करने के लिए पूंजी भी थी, उसके शासन की देखभाल करने के लिए एक 24 सदस्यों की परिषद भी थी, जिसको बाद में निदेशक मंडल के नाम से जाना जाएगा। उसकी और अध्यक्षता करने के लिए लॉर्ड मेयर भी थे। उसने भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया और व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उसने भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। जब भारत में उसने अपना शासन स्थापित किया, तब भारतीयों के संबंध में नियम और कानून बनाने के लिए उसने इस काम को महत्वपूर्ण समझा, क्योंकि उसे पता था जब तक भारतीयों के संबंध में हम नियम और कानून नहीं बनाएंगे तब तक भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं होगा। तब 1600 ईस्वी के बाद आता है सन 1726 ईस्वी का राजलेख। इसके माध्यम से क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय 24 सदस्यों की जो परिषद का गठन हुआ था, जिसको हम लोग बाद में निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानने लगे, उसके पास भारतीयों की विधि बनाने के संबंध में जो शक्तियां थी, ठीक है, जो विधि बनाने की शक्तियां थी निदेशक मंडल के पास, वह प्रेसिडेंसी के राज्यपालों को दे दी गई। जो भारत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी उस समय सन 1726 के समय में, तो वहां के राज्यपाल को यह शक्ति दे दी गई। यानी ये कहा जाए कि इससे पहले जो भी विधि बनती थी भारतीयों के बारे में, वह इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में बनती थी। लेकिन सन 1726 ईस्वी में इसके राजलेख के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारतीयों के बारे में जो विधि निर्माण का कार्य था वो पहली बार भारत में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप लोग। उसके बाद आता है सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसके बाद जो भी एक्ट आएगा उसको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कहेंगे, इसको रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि ये सबसे पहला एक्ट था जो कि भारतीयों के शासन को रेगुलेट करने के लिए था, यानी भारत को रेगुलेट करने के लिए था। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना या किसी चीज को चलाना, उससे कहते हैं रेगुलेट करना, मतलब इसको रेगुलेट किया जाना। तो सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो भारतीयों के संबंध में पारित हुआ था, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेंगे। सन 1773 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सन 1773 में लॉर्ड नॉर्थ।
उन्होंने एक समिति का गठन किया था जिसको गुप्त समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको गुप्त समिति के नाम से जानते हैं। तो गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वह कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने शासन को, नियंत्रण को और ज्यादा सशक्त करना चाहती थी। वह उसको और मजबूती से पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर रही थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको एक प्रकार से कठपुतली के रूप में प्रयोग किया था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वह ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल जो था तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, और उसमें मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अच्छा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता में, कोलकाता में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था। भाई एक ऐसी जगह हुआ करती थी जो भी इंग्लैंड से अंग्रेज आते थे या यहाँ रहने वाले जो भी अंग्रेज अधिकारी थे तो वो फोर्ट विलियम में ही रहते थे। ठीक है, फोर्ट विलियम में रहते थे, तो उसके गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद सन 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सन 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका जो मुख्य न्यायाधीश है वह एलिजा इम्पे को बनाया गया था। मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और उसके बाद चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड को अन्य न्यायाधीशों में रखा गया था। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इस कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसमें नियुक्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बिना लाइसेंस व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। जो कंपनी के अधिकारी थे वह भारत में बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ वह भारतीयों से कोई भी रिश्वत या उपहार लेने पर भी उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिटिश शासन ने क्या किया? जो कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था या जो कंपनी के अधिकारी भारत में भ्रष्टाचार कर रहे थे उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, जो सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। ठीक है, सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा। तो कलकत्ता की सरकार जो थी, ठीक है, कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की अनुमति दी गई। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में विधि निर्माण की अनुमति दी गई। तो कलकत्ता की जो सरकार थी उसके पास विधि निर्माण के 2 तरीके हो गए। पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता की सरकार कलकत्ता के लिए विधि निर्माण कर सकती थी, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधियों का निर्माण कर सकती थी। इस प्रकार से कलकत्ता की जो सरकार थी वह दो तरह से विधियों का निर्माण कर रही थी। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन याद रखने वाली एक बात और भी है कि सन 1784 से पहले सन 1783 में फॉक्स का अधिनियम और डंडाज अधिनियम सन 1783 में आते हैं वो। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो पाते हैं ब्रिटेन की संसद में, इसलिए उनको भारत में लागू नहीं किया गया। ये याद रखने वाली चीज है, आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जब आता है सन 1784 में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष होगा वह ब्रिटिश की जो कैबिनेट है उसका एक सदस्य होता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या शक्तियां थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये शक्ति थी कि जो कंपनी के सैनिक मामले थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। यानी किस राजा के साथ लड़ाई लड़नी है, किस राजा के साथ संधि करनी है, किस राजा की युद्ध में मदद करनी है, ये सारे निर्णय जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा लिए जाएंगे। और इसका जो अध्यक्ष था मैं आपको बता चुका हूँ, वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था। यानी कि जो कंपनी की सैनिक शक्तियां थी वह ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पहला वैधानिक एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र था, यानी जो कब्जा किया गया क्षेत्र था, उस पर अपना शासन स्थापित किया था। पहली बार वैधानिक रूप में उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया और उसकी घोषणा कर दी थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, क्यों? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को चलाने के बारे में था कि कंपनी को कैसे चलाना है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था
कि जो भारतीय कब्जे वाला भूभाग है उसको कैसे चलाना है, इसके अंतर को समझिए। ये कंपनी को चलाने के लिए था और ये भारतीय भूभाग को चलाने के लिए था। तभी इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की कि किसके साथ लड़ाई लड़नी है या किसके साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, किसकी मदद करनी है और किसकी मदद नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया कि गवर्नर जनरल जो था वह प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता था। गवर्नर जनरल जो था वह प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता था, जो कि आज के समय में अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन है वह कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है। गवर्नर जनरल जिस प्रकार से प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर देता था, ठीक उसी प्रकार से आज के समय में अनुच्छेद 356 के मुताबिक जो राष्ट्रपति है किसी भी राज्य की सरकार की विफलता को देखते हुए उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके बाद क्या होता है, सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद सन 1793 का चार्टर एक्ट आएगा। कंपनी को 20 वर्षों की व्यापार के लिए अनुमति और मिल जाएगी। कंपनी का जो व्यापार है उसको 20 वर्षों के लिए करने के लिए उसे और अनुमति दी जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, निदेशक मंडल का जो वेतन था वह भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। निदेशक मंडल का वेतन भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। जब कंपनी का निर्माण हुआ था तब वहां पर 24 सदस्यीय परिषद बनी थी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ठीक है, ये वही निदेशक मंडल है, ये वही निदेशक मंडल है। इसका जो वेतन था वह भारतीय राजस्व से लिया जाएगा। इसका निर्णय 1793 के चार्टर एक्ट से लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी का व्यापार की अनुमति है वह फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ जाएगी और फिर आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। इसमें निर्णय लिया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को यह महसूस हो रहा था या ब्रिटिश शासन को यह महसूस होता था कि यदि हमें भारतीयों पर शासन करना है या इन्हें अपने शासन के अनुरूप बनाना है तो इनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनको शासन करने में दिक्कत आती थी, बहुत ज्यादा समस्याएं आती थी यहाँ शासन करने में। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, यदि हमें भारतीयों पर शासन करना है तो इनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि ये शिक्षित रहेंगे तो हम इन पर उतनी आसानी से शासन नहीं कर सकते हैं जितना आसानी से यदि ये शिक्षित हो जाएंगे तब हम उनको इन पर ज्यादा आसानी से शासन कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए इन्होंने भारतीयों पर 1 लाख रुपए शिक्षित बनाने में खत्म करने का निर्णय लिया, या ये कहें कि व्यय करने का निर्णय लिया था। उसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों के लिए अनुमति दी गई कि वह भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और अपने धर्म से संबंधित शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। ठीक है, ये 1813 के चार्टर एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय। उसके बाद फिर से कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी को व्यापार के लिए फिर से 20 वर्षों की अनुमति दी गई। और इस बार जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसके बाद जो कंपनी का कब्जा वाला भूभाग था या ऐसा क्षेत्र जिसपे कंपनी का शासन था वह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसके अधीन में 2 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई और मद्रास, अब वहां से शासन को करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। ठीक है, अब जो शासन का भूभाग था वह बड़ा हो गया था, यानी कि अब एक बड़े पैमाने पर किसी अधिकारी को नियुक्त किए जाने की जो मंशा थी वह यहाँ से निकल के आती। ठीक है, तो 1833 में क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1833 से ठीक पहले 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से या सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें विधि सदस्य को शामिल किया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह भारतीयों के संबंध में लगातार कहीं ना कहीं नए नियम नए कानून लगातार बना रहे थे। ठीक है, तो उसको देखते हुए उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को ही शामिल कर दिया कि भारतीयों के संबंध में किस प्रकार से विधि बनाई जाएगी, किस प्रकार से नहीं बनाई जाएगी, इसका निर्णय विधि सदस्य के द्वारा लिया जाएगा। और विधि सदस्य की ही सिफारिशों पर एक 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीयों के संबंध में जो विधि बनाई जाएगी वह विधि आयोग के द्वारा बनाई जाने लगी। उसके बाद क्या होता है, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, जो कि इसमें पहले से ही लिखित था 1833 के चार्टर एक्ट में कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा
तो 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि कंपनी में कार्य करने हेतु इच्छुक है, ठीक है, तो उसको सिर्फ धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जो कि आज के समय में अनुच्छेद 15 में है भारतीय संविधान में, कि किसी भी व्यक्ति को 5 आधारों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वह कहीं ना कहीं यहां से प्रेरित है। ठीक है, वह कहीं ना कहीं यहां से प्रेरित है। यदि हम देखें तो इससे पहले यहाँ पर 1784 के बाद एक राजलेख और आता है, सन 1786 का राजलेख। उसमें क्या होता है, उसमें जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वह अपनी परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। ठीक है, अपनी परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था, जो कि आज के समय में हम अनुच्छेद 123 या फिर 213 में देखते हैं, जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश या राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि उस समय भी गवर्नर जनरल 1726 के राजलेख के माध्यम से, 1786 के राजलेख के माध्यम से परिषद के निर्णयों को ना मानकर अपना स्वयं का एक निर्णय ले सकता था और अपने ही आदेश को जारी रख सकता था, जो कि आज के समय में अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 213 में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, हम भारतीय संविधान के विकास को जानेंगे, उसके साथ साथ जो आज का समय में संविधान है उसका बेसिक हमारा मजबूत होता है और उसकी समझ हमसे, हमारी जो समझ है संविधान के बारे में वह बढ़ती है। उसके बाद में क्या हुआ, 1833 के बाद फिर 1853 में फिर से कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। इसमें क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी ने जो ब्रिटिश शासन था उसको भारतीय संबंध में या भारतीय शासन के संबंध में अपने निजी विचार प्रस्तुत किए थे, जिनको देखते हुए 1853 में विधि निर्माण हेतु विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कंपनी में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि जो यहाँ पर गवर्नर जनरल या कंपनी के अन्य अधिकारी थे, वह इस चीज को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते थे कि भारतीय लोग हैं वह अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। यदि उन पर और ज्यादा शासन करना है तो उनको अपने शासन में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी और उनको इस तरह से संतुष्ट करना पड़ेगा कि हम उनके बारे में चिंतित हैं, हम यहाँ पर उनके अनुरूप शासन चला रहे हैं। इस तरह से विधि निर्माण हेतु विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें कुल 12 सदस्य हुआ करते थे और विधान परिषद के द्वारा बनाया गया जो भी विधि होती थी उस पर गवर्नर जनरल जब तक अंतिम निर्णय नहीं लेता था तब तक वह एक्ट नहीं माना जाता था। और यदि गवर्नर जनरल चाहता था तो विधि निर्माण हेतु जो विधान परिषद का गठन किया गया था, और विधान परिषद जब कोई नई विधि बनाता था, ठीक है, अगर गवर्नर जनरल नहीं चाहता था तो उसमें वह वीटो कर सकता था, यानी ये वीटो की जो पावर थी वह गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। उसके बाद कंपनी में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी, यानी अब कोई भी जो कर्मचारी होगा वह सिर्फ इसलिए नहीं नियुक्त किया जाएगा कि वह इंग्लैंड से आया है, यानी यह कहें कि ब्रिटेन से आया है और कंपनी में कार्य कर सकता है। अब जो भी व्यक्ति है, यहाँ कोई राजा महाराजा यदि चाहेगा तो किसी व्यक्ति को कंपनी के साथ सिफारिश से नहीं लगा सकता। अब जो होगी वह परीक्षा से जो भी व्यक्ति आएगा वह एग्जाम देकर कंपनी में नियुक्त होगा। ठीक है, तो ये जो 2 सुधार थे वह यहाँ से लागू हुए। उसके साथ साथ जब 1600 ईस्वी का जो राजलेख था उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब जो निदेशक मंडल बना था तो उसमें समय समय पर निदेशक मंडल में बदलाव भी होता रहा, क्योंकि जो यहाँ पर निदेशक मंडल बना था उसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के, सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, तो वही 24 सदस्य की संख्या घटाकर 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा 18 कर दी गई थी। ठीक है, 24 से 18 कर दी गई थी। इस तरह से निदेशक मंडल में भी ये बदलाव आया था और इसमें 2 चीजें और लिखी हुई थी। एक तो ये थी कि कंपनी का जो शासन था वह कभी भी समाप्त किया जा सकता था और कंपनी को जो व्यापार को लेकर एकाधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से 1853 का जो चार्टर एक्ट है वह कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे जो शासन था वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार का जो शासन था वह धीरे धीरे स्थापित हो चुका था। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, ये आपके नोट्स बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। हम कल पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश
सरकार के अंतर्गत जो शासन था सन 1858 से लेकर 1947 तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।